नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल चैनल पर। कल दिन भर नतीजों को लेकर सबने अलग अलग जो कयास लगाए थे, जो आंकड़े पेश किए थे, सुबह से उन्हीं आंकड़ों को लेकर चर्चा हो रही थी। नतीजे वाला दिन था तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि आखिर इस देश में लोकतंत्र को हाशिए पर लटकाने वाला ये जो चुनाव हो रहा है, जिसमें अहम हो जाता है कि कौन जीतेगा। क्या वो इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा जिसने किसानों के मुद्दे, महिला पहलवान, महिला सशक्तिकरण, अग्निवीर, पेपर लीक, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए चुनावी मैनिफेस्टो में रखा और इस पर ही चुनाव प्रचार किया और चुनाव लड़ने का काम किया। या फिर सरकार बनाएगी एनडीए, वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी धर्म के नाम पर तो कभी सेना के नाम पर चुनावी प्रचार में सक्रियता दिखाती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो उठा था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या होगा, और अगर 300 पार हो जाता है, 370 आ जाता है, 400 आ जाता है, तो फिर लोकतंत्र का नया पहलू क्या होगा, नया आयाम क्या होगा, और इस देश की नियति को तय करने वाला ये चुनाव अपने आप में अनोखा और अहम था। नतीजे क्या निकले, परिणाम क्या आया, ये भी आपके समक्ष है। वो इंडिया गठबंधन जिसे एनडीए वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले तमाम तौर तरीकों से डिमीन कर रहे थे, नीचा दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि सिंगल डिजिट पर समाप्त हो जाएगी, उस इंडिया गठबंधन ने कड़ी चुनौती देने का काम किया है। न केवल बीजेपी एनडीए को, बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने का जो सबूत पेश किया है कांग्रेस, और यहाँ पर मैं केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं, समाजवादी पार्टी की भी प्रशंसा करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो खेला कर दिखाया है अखिलेश ने, वाकई में काबिलिए तारीफ है। ये खेला केवल समाजवादी पार्टी की बदौलत नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, मायावती के, बीएसपी के जो वोट्स डाइवर्ट हुए, बीएसपी शून्य पर सिमट गई और साइकिल को जो फायदा पहुंचा है, ये भी इंडिया गठबंधन की मजबूती का एक दूसरा आयाम है, दूसरा प्रमाण है। जब सब नतीजों से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, सुबह से मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए थे, क्या वो नतीजों में न तब्दील हो जाए। मेन स्ट्रीम के एग्जिट पोल के बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आंकड़े भ्रमित करने के लिए पेश किए जा रहे हैं। सुबह से तमाम तरीके की बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी तो 370 पार कर जाएगी, 400 पार कर जाएगी, लेकिन जैसे ही रुझान आने शुरू होते हैं, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से आंकड़े पेश होते हैं, तब मालूम होता है कि धरातल पर जो लोगों की आवाज है, उन्होंने ईवीएम के जरिए चुनावों में व्यक्त कर दी है। आम आदमी कितना जागरूक हो चुका है, अपने लोकतंत्र में कितना सक्रियता से भागीदारी करने वाला है, वो आज लोगों ने साबित कर दिखाया। और इसका आलम ये होता है कि 300 क्या 290, 291 पर एनडीए समाप्त हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो 2/3 बहुमत की उम्मीद करती है, वो तो 240 पर ही सिमट जाती है। अब बात करते हैं भविष्य की। वर्तमान की बात कर ली, इतिहास की बात कर ली, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि बीजेपी का क्या होने वाला है भविष्य। गोपनीय सूत्रों से काफी खबरें आई हैं, हालांकि कुछ भी आधिकारिक नहीं है, कुछ भी चैनल द्वारा पुष्टि नहीं कर सकती, मैं ना व्यक्तिगत तौर पर पुष्टि कर सकती हूँ, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जिसकी चर्चा आज करना जरूरी है। बिहार में जो खेला हुआ है, जेडीयू पर अब पूरी की पूरी उम्मीद है। कहते हैं ना कि गंदा पानी आग बुझाने के काम आता है। अब यहाँ पर जो पलटू राम है, जिनकी पलटने की फितरत है, ये फितरत आज इंडिया गठबंधन के लिए शायद अच्छी साबित हो जाए। और अगर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं, तो बड़ा उलटफेर इस लोकतंत्र में हो जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी थमे नहीं है। ये लोकतंत्र का नियति तय करने वाला 4 जून अहम तो था, लेकिन अंत नहीं था, और यहीं से शुरुआत होती है एक नए पारे की। ये नई पारी जो शुरुआत हुई है, ये बीजेपी की नहीं है, ये लोकतंत्र की है। कि अगर सरकार एनडीए की बन जाती है, बीजेपी की भी बन जाती है, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर जेडीयू और टीडीपी का समर्थन बीजेपी को मिल जाता है, तो क्या नरेंद्र मोदी का पत्ता साफ हो जाएगा? क्या अमित शाह, क्या योगी आदित्यनाथ जो प्रधानमंत्री की लाइन में लगे हैं,
क्या उनको भी दरकिनार करके नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू बड़े पद पर बैठने के लिए कोशिश करेंगे? अब खबरें तो यही निकल कर आ रही है कि सम्राट चौधरी मिलने गए थे नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार मिले नहीं। बाद में ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि नीतीश आराम कर रहे थे। चुनावी दिनों में कौन आराम करेगा, वो भी नतीजों वाले दिन। खैर, अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अगर ये बात सच हुई जो मैं आपको बताने वाली हूं, तो कुछ बड़ा उलटफेर हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने, इन दोनों में से किसी एक पार्टी ने प्रधानमंत्री का पद मांग लिया है, तो दूसरे ने अमित शाह को दरकिनार करने की बात कही है कि अगर कैबिनेट में अमित शाह नहीं होंगे तो उस पार्टी का समर्थन बीजेपी को जाएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, इसकी आधिकारिक पुष्टि ना चैनल करता है ना मैं कर रही हूं, लेकिन ये खबरें तो आ रही हैं। और अगर आग सुलगी है तो कहीं चिंगारी तो लगी ही हो। अब पता करना है कि चिंगारी कहां लगी है और आगे आग कितनी लगती है। सवाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नहीं है, सवाल ये भी है कि अगर इंडिया गठबंधन भी किसी तरह गठजोड़ करके सत्ता में आ जाती है तो क्या सुचारू रूप से 5 साल क्या चल पाएगी सरकार? सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्लियर बहुमत किसी को भी प्राप्त नहीं है। 240 सीट बीजेपी को मिली है, तो यहाँ पर भी कोई बहुमत वाली बात तो है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, राज्य के हिसाब से भी इस चुनावी प्रक्रिया को और ये चुनाव के जो नतीजे हैं इसको समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने, लेकिन जो सबसे बड़ा और आश्चर्यजनक फायदा हुआ है वो उड़ीसा से हुआ है। वही उड़ीसा जहां संबित पात्रा ने जगन्नाथ जी का अपमान किया और फिर ढकोसला करते हुए मौन व्रत पर चले गए। लेकिन ढकोसला का जो परिणाम है वो सफल नजर नहीं आया प्रधानमंत्री मोदी के केस में। क्यों? क्योंकि काशी के जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन चले गए ये ध्यान करने के लिए रॉक मेमोरियल, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने कभी ध्यान किया था। लेकिन नतीजे उत्तर प्रदेश के बिल्कुल उलट साबित हुए हैं। यानी प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल करना इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सफल नहीं हुआ। यानी कि प्रशांत किशोर और बहुत से ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ जो खुद को कह देते हैं, जो कह रहे थे कि वेस्ट में अगर नुकसान पहुंचेगा तो साउथ से भरपाई हो जाएगी, ईस्ट से हो जाएगी। साफ तौर पर तो ऐसा दिखा नहीं, लेकिन ये कहना जरूरी बन जाता है कि उड़ीसा में नतीजे कुछ आश्चर्यजनक भी आए। लेकिन आश्चर्यजनक पूरी तरीके से भी नहीं कह सकते, क्योंकि विधानसभा लोकसभा दोनों चुनाव यहाँ पर था। और ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पर भी न केवल जगन्नाथ प्रभु का इस्तेमाल करके चुनावी प्रचार में इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही तमिलनाडु का तुष्टीकरण भी किया। यानी तमिलनाडु के लोगों को अपमान किया उड़ीसा में, और उड़िया लोगों के मन में यह भावना जागृत कर दी कि अगर आपको अपनी संस्कृति बचानी है तो बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। अब इसके और भी कुछ पेच है जिसको खोलना आवश्यक हो जाता है। बीजेडी की बात कर रही हूं। क्या बीजेडी ने कोई खेल कर दिया है? बीजेडी जो सीमित हो गई इतने कम सीटों पर, क्या नवीन पटनायक का कोई रोल है? क्या है पूरा का पूरा मामला? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी साफ होनी तो बाकी है। लेकिन जो भी नजारा देखने को मिल रहा है, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि तानाशाही वो जो है अब इस देश में नहीं होने वाली। सबसे बड़ा डर जो पूरे देश में समाया हुआ था वो ये था कि जिस तरीके से मतदान के चरणों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तमाम चरणों में अलग अलग खबरें आ रही थी कि कहीं बक्सा फेंक दिया गया है, तो कहीं ईवीएम को हैक करने का प्रयास किया गया है, एक ही इंसान 8 बार वोट डाल रहा है, तरह तरह के खबरें आई थी। अगर वो नतीजों पर प्रभाव डालती है और नतीजों में कुछ हेर बदल हो जाता है तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। लेकिन गरिमत रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और चुनावी परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, एक बात तो साफ हो गई है कि अगर इस देश के लोग अपने पर आ गए, अपने अधिकारों को मांगने पर आ गए, अपने इंसाफ की लड़ाई पर आगे आ गए, तो जाहिर तौर पर कोई भी ऐसा नहीं है, ना वो भारतीय जनता पार्टी है, ना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो देश के लोगों को भ्रमित या गुमराह कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन एक प्रश्न के साथ। और प्रश्न ये है कि अगर एनडीए सरकार में आ जाती है तो कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? मोदी और आरएसएस के बीच की जो गड़बड़ियां है, जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं, योगी, ब्रजभूषण
ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम तरीके उत्तर प्रदेश में जो है फेल हो चुके हैं। तमाम बागी, तमाम अलग अलग प्रकार के स्वर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।